हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन कंपटीशन। सो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 69 बीपीएससी के लिए हमारा पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर में आप लोगों को आस्था, परफेक्शन, आईएएस, दृष्टि, ड्यूटीरिया, ये जो पेड कोचिंग होते हैं, इनके जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं मार्केट में, जैसे जैसे इनका हो जाता है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो जो आता है हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम यहाँ पे कहीं से आपको ये झूठा प्रॉमिस नहीं करेंगे कि सारा का सारा सेट आपको यहाँ मिल जाएगा, बट ध्यान रखिएगा 30 से भी ज़्यादा यहाँ पे सेट प्रोवाइड किया जा चुका है। 199 का वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर को आप लोग पेमेंट करिएगा और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, आप लोग को जोड़ लिया जाएगा। और हाँ, आप लोग को एक सवाल होता है क्या एक्सप्लेनेशन होता है डिटेल, तो यस, एक्सप्लेनेशन रहता है। और ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास सेट बाइलिंगुअल आ रहा है बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी आ रहा है हिंदी मिलेगा, तो ये सब ध्यान रख के ही आप लोग जुड़िएगा। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो के ऊपर चलते दोस्तों। तो हमारा यहाँ पूर्वावलोकन सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है। पूर्वावलोकन जो है यहाँ पे हमारा श्रृंखला जो शुरू हो रहा है, ये देखिए 30 सितंबर से पहले इसको कंप्लीट कर लेने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा। आप सभी जान रहे हो बीपीएससी का जो नेचर है, बीपीएससी के नेचर में क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, और इसी को हम लोग देखते हुए जो श्रृंखला स्टार्ट हमने करा है, और ये श्रृंखला 30 सितंबर से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस पूरे बुक को कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस बुक की बात करूं, देखिए हम लोग अनुक्रमणिका में देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर लूं। देखिएगा, अनुक्रमणिका में आपको यहाँ पे पहले हिस्ट्री दिख रहा होगा, फिर पॉलिटी और फिर ज्योग्राफी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी उठा रहे हैं, हमारा वीडियो ही स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी से, और आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल देखने वाले हैं। आज एक वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा, और कल हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। तो ये सीरीज़ अभी हमारा चलता रहेगा। उसके बाद इसके बाद हम लोग फिर हिस्ट्री के ऊपर में जंप करेंगे, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग जो है बिहार वाले सीरीज़ पे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पॉइंट है, सब हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर साइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, सब कुछ कवर कराया जाएगा। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से करेंगे श्री गणेश। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो के ऊपर में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया सामान्य भूगोल, यानी कि विश्व का भूगोल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको अब मैं आपके लिए कर लेता हूँ जूम, ताकि आपको अच्छे से इसको देखने में मिले, ठीक है। चलिए, इतना हमारा सही है। ओके, पहला प्रश्न हमारा देखिएगा, पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। यहाँ सौर मंडल का भाग देखिए निहारिका नहीं है। बहुत प्यार प्यार से हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे पूरा अच्छे से। सौर मंडल का निर्माण देखिए लगभग 5.5-6.5 अरब जो है, माफ़ कीजिएगा 4.6 अरब हो जाएगा। 4.6 यानी 5.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। और सौर मंडल में सूर्य यानी कि तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि इसमें शामिल होते हैं, जबकि निहारिका सौर मंडल का भाग होती है। ओके, तो हमारा निहारिका जो है इनसे अलग है, यानी कि ये सौर मंडल का भाग नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 2 बोल रहा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो वैज्ञानिक हैं, देखिए कोपरनिकस। ये 56वीं से 59वीं में पूछा गया सवाल है 2015 में, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक यानी लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पहले ही ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। क्लियर है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। देखिए सूर्य को अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ ईयर्स लग जाता है। ये 1995 में सवाल पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे, सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारे इसके केंद्र यानी गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करते हैं। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है, और सूर्य गैलेक्सी के चंद्र की अपेक्षा दूर के गैलेक्टिक केंद्र में लगभग 7.94 kpc या 25,896 हज़ार प्रकाश वर्ष की दूरी पर, है ना, है। ओके, और अगर हम बात कर ले 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं।
क्लियर है। और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, इसलिए निकटतम विकल्प जो है डी में हमारा यहाँ पे है। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 ईयर्स लगता है, जिसको कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, देखिएगा नंबर 4। नंबर 4 में बोल रहा है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशंस हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल की बात कर ले, देखिए 88 तारामंडल हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिनमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में से देखा जा सकता है। नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में देखिएगा क्या बोला जा रहा है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारामंडल है। तो देखिए उसको हम लोग सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, राइट। सप्तऋषि तारामंडल उनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 देखिएगा। नंबर 6 बोला जा रहा है कि जिस ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है। देखिए बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सौर मंडल में केवल 2 उपग्रह हैं, बुध यानी कि मरकुरी और शुक्र यानी कि वीनस, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये 2 ऐसे हैं जिनका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 उपग्रह आज तक इनका पता लग चुका है, और जिनमें ट्रिटोन जो हैं और मेरिड सबसे इम्पॉर्टेंट है। साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये ग्रह का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा था। नंबर 7 देखिएगा, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह की बात करें, ये अपना शुक्र है यानी कि वीनस, है ना। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। सौर मंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान, अगर हम एक नॉर्मल बोले, अगर मीडियम तापमान की बात करें तो 464 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारा यहाँ पृथ्वी पे देखो 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस जब होता है ना टेम्परेचर, तो भाई पसीने छूट जाते हैं, हालत ख़राब होता है। अब सोचो 464। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, यानी कि सांझ का तारा। ये देखिएगा शुक्र को कहा जाता है, मैंने अभी भी बताया था। सांझ का तारा, भोर का तारा इनको कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, सायंकाल यानी सांझ का तारा कहा जाता है, और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयो युक्त वाला ग्रह है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 9। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश, इसको कितना समय लगता है। देखिए पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। तो सूर्य से चले प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेते हैं, और इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। इसलिए जो क्लोजेस्ट आंसर है वो अपना सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट बोलेगा तो 8.9 मिनट आप आंसर करेंगे, ठीक है। 10 देखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगभग लगता है। तो सूर्य को परिक्रमा करने में देखिए 365.25 दिन का समय इनको लग जाता है। देखिएगा यहाँ पे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 951 सेकंड का समय लग जाता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है, कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा सौर वर्ष कॉस्मिक डे कहा जाता है, सौर दिवस की बात हो रही है, ईयर नहीं, ओके। अब देखिए सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत यानी विषुवत वर्णल इक्विनॉक्स से दूसरे वसंत विषुवत के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिन का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन लगते हैं। वर्ष 2000 में अन्य समान वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी इसमें, और इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट का समय जो है लगता है। क्लियर। 11 देखिएगा, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी जो है परिक्रमण करते हुए करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये डाउटफुल क्वेश्चन था,
65वीं में पूछा गया है, 45वीं में पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे, तो पृथ्वी विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है और इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इस आधार पे प्रति मिनट की गति 1670 जो है होगी, यानी कि 60 मिनट में 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में 27.8 किलोमीटर नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डाउटफुल की श्रेणी में डाल दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। क्यों मरुभूमि अधिक होती है पृथ्वी पर, ये बताना है आपको। तो देखिए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना जो है, अगर हम बात कर लें तो ये देखिए 23 डिग्री अक्षांश के पास होने की ज़्यादा संभावना होती है, जो भी 23 डिग्री अक्षांश के पास होते हैं। रीज़न यहाँ पे डिटेल में दिया गया, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियाँ हैं। पहला, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना। यह हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ साल भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा देखिएगा, महाद्वीपों के पश्चिम तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुख होना इसका कारण है। महाद्वीप के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती हैं और बाजा, कैलिफोर्निया, अमेरिका, पश्चिमी सहारा, उत्तरी अफ्रीका, अटाकामा, दक्षिणी अमेरिका और नामीब इस प्रकार के मरुस्थल आपको देखने मिलेंगे। और पर्वतों की वृक्ष छाया यानी रेन शैडो क्षेत्र में स्थित जो भी मरुस्थल होते हैं वो उसमें उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली इसको कहते हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल है जो अर्जेंटीना में है, और पेरुवियन मरुस्थल बहुत प्रमुख है जो पर्वतों की वृक्षा छाया में है। अब पर्वतों की वृक्षा छाया जब होती है, देखो होता क्या है, ये अपना मान लो ये अपना हिली एरिया है। ठीक है, ये हिली एरिया है। ठीक है, अब इधर से जो पवनें आ रही हैं, ठीक है, जो मानसून जो समुद्री हवाएं आती हैं वो इससे टकराती हैं और इस वाले रीजन में अच्छा खासा बारिश होता है। लेकिन चूंकि ये वाला हवा इसके आगे नहीं बढ़ पाता है, ये माउंटेन्स इसको रोक लेती हैं, तो ये जो माउंटेन शैडोड एरिया होता है, ये एरिया कुछ ये जो है डेजर्ट वाला एरिया बन जाता है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। 13 देखिएगा, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। कोरियोलिस बल, अगर कोई प्रभावी कोरियोलिस बल है तो वो किस वजह से होता है, अगर इसकी हम बात कर ले तो ध्यान रखिएगा, वो पृथ्वी के घूर्णन यानी कि रोटेशन के वजह से ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपेक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेप बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा है। इस प्रकार दिए गए जो ऑप्शंस हैं वो कोरियोलिस बल से रिलेटेड हो जाएंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए जी, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे देखिएगा, आकार के अनुसार अगर हम बात करें, आकार के दृष्टि से, तो बृहस्पति का व्यास है 1,42,298 किलोमीटर का। फिर दूसरे नंबर पे आता है, ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे आता है सैटर्न, इसका व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है अरुण यानी कि यूरेनस, इसका व्यास है 51,118 किलोमीटर। चौथे नंबर पे आता है वरुण यानी नेपच्यून, व्यास है इसका 49,552 किलोमीटर। अपना पृथ्वी जो है, अगर आकार के हिसाब से बात कर लें तो आकार के हिसाब से 5वें नंबर पे है। इसका है देखो 12,756 किलोमीटर का इसका व्यास है। ठीक है, यहाँ पृथ्वी का इम्पॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखना कौन से नंबर पे और इसका व्यास कितना है। शुक्र यानी वीनस, ये 6ठे नंबर पे आता है, ये 12,104 किलोमीटर इसका व्यास है। मंगल 7वें नंबर पे आता है, व्यास है इसका 6,792 किलोमीटर। और फिर आता है मर्क्यूरी यानी बुध, व्यास लगभग 4,879 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, सबसे सूर्य का निकटतम ग्रह है ये। ठीक है, तो आकार के दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम देखो शनि का घनत्व है। अब घनत्व के अनुसार देखो, डेंसिटी के हिसाब से पहले नंबर पे अपना पृथ्वी आता है 5,514,
मंगल सेकंड नंबर पे आता है 3933, शुक्र तीसरे नंबर पे आता है 5243 और शनि चौथे नंबर पे आता है 687। तो घनत्व के हिसाब से शनि सबसे आखिरी में है। 16 देखिएगा, शनि शुक्र के चक्कर चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है। शनि जो है, शनि ग्रह ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, शनि यानी सैटर्न, तो ये देखिए 29.5 वर्ष का समय लेता है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में, राइट। 17 देखिएगा, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश समय लेता है। तो ये जो है देखिए 84 साल का, 84 वर्ष का समय लेता है। तो यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाने में, परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्ष का समय लगता है। यानी कि पृथ्वी पे एक साल जो होता है ना, वैसा ड्यूरेशन अगर हम जोड़े तो 83.7 वर्ष लेगा यूरेनस सूर्य का एक चक्कर लगाने में। लेकिन अपनी अक्ष पर ये 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। 18 देखिएगा, जियोडिस वह विज्ञान है जो संबंधित है, जियोडिस, ठीक है, जियोडिस ऐसा कौन सा साइंस है और ये किससे संबंधित है। तो 18 का अगर हम बात कर ले, देखिएगा सही हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। जियोडिस की अगर हम बात कर ले तो जियोडिस पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित एक विज्ञान है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो जियोडिस पृथ्वी के 3 मूल गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है, ठीक है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडिस वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है, ठीक है। 19 देखिएगा, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो प्रधान मध्य रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन जो है ये होता है, ठीक है। अब ये गुजरता कहाँ से, अच्छे से देख लीजिए। देखिएगा तो प्रधान देशांतर की अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखाएं या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जानी जाती हैं। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है और 0 अंश देशांतर पर स्थित इस रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहाँ से होकर गुजरती है देख लीजिएगा, टोटल 9 देशों से होकर गुजरती है और ये नाम आपसे सीधा सीधा पूछ भी लेता है, इसलिए याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पे है। ये ध्यान रखिएगा, ये सीधा सीधा देश पूछ लेता है, तो 9 देश इससे होके गुजरते हैं। 20 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो ये देखिए प्रशांत महासागर से होके ये खींची जाती है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसा प्रतिबिंब रेखा होता है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री के विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होके गुजरती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात कर लें तो देखिएगा ये अपना अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोलेगा तो एशिया का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा विश्व में टोटल कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखिएगा 44,57,000 माफ़ कीजिएगा 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एशिया ऑप्शन में आपका नहीं है, इसलिए आप अफ्रीका मारे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, बाकी सारे हैं, ठीक है। अच्छा, उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया मारिएगा। चलिए, 22 निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में है। ये आपसे सवाल 66वीं बीपीएससी 2020 में पूछा गया था, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में देखिए टोटल 54 यहाँ पे आपके देश हैं। यूरोप में 51 है, एशिया में 50 है, उत्तरी अमेरिका 23 और दक्षिण अमेरिका में 12 है। 23 सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है। तो ये देश अपना हो जाएगा देखो चिली, राइट। आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में है? तो ये द्वीप सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा देखिए इंडोनेशिया के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया में देखिए 17,508 द्वीप हैं, फिलीपींस में 7,641 द्वीप हैं, मालदीव्स में 1,192 और क्यूबा में 4,195। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नंबर 25। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफी विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप अब हो गए हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों का नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप जो है अपना बोर्नियो हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बड़ा बोर्नियो 7,51,929 वर्ग किलोमीटर का है, मेडागास्कर उससे छोटा है, सुमात्रा उससे छोटा और फिर ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश देखिए जापान हो जाएगा। देखिएगा, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होता है उसे सीमा रहित देश कहा जाता है। यह देश चारों ओर से जो है पानी से यानी कि समुद्र से घिरा होता है, इसलिए प्रश्न के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश अपना जापान हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल देखिए 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद फिलीपींस, फिर न्यूजीलैंड, फिर क्यूबा आएगा। 27 देखिएगा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। अगेन 66वीं बीपीएससी 2020 में ये पूछा गया आपसे सवाल है। देखिएगा, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों यानी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वारा घिरा हुआ है और इन चारों में से होन्शु सबसे बड़ा है। चलिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है देखिएगा ये आपका डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आता है। न्यूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी भी है ये। ठीक है, और नूक जो है समुद्र तल से 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, 29 देखिएगा क्या बोल रहा है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, तो ये देखिए अल्फ्रेड वेनेगर के द्वारा जो है महाद्वीपीय बहाव का जो है सिद्धांत ये दिया गया था। यहाँ पे देखते हैं डिटेल्स हम लोग। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा विकसित किया गया था। वेनेगर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया एक पूरा महाद्वीप था जिसका विभाजन स्टार्ट हुआ और पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपों में बटा टूटा, जिसको बोला गया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसलिए ध्यान रखिएगा क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंड के रूप में विभक्त इसको माना जाता था। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, जो कि आज महाद्वीप के रूप में हम लोग टोटल देखते हैं 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 30 देखिएगा, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट की बात कर लें तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही टाइप के होते हैं। सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इग्नेस रॉक यानी अग्नेय चट्टान ये पिघले मैग्मा के ठंडा होने और ठोस होने से बनता है। ये रवेदार होता है, दानेदार होता है मतलब, और परतें इसमें नहीं पाई जाती हैं। पूरा जीवाश्म भी इसमें नहीं पाया जाता है। अग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है और पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है। 31 देखते हैं हम लोग। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये शैलों स्तरों में निक्षेपित होते हैं, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी शैल का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार यानी क्रिस्टल नहीं होती हैं। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलीन से संबंधित हैं? एस्कर और ड्रमलीन से यहाँ पे कौन सा अपना संबंधित है? तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले देखिएगा सही आंसर बी वाला हो जाएगा। 1, 2 और 4 हमारा यहाँ पे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें होती हैं। ड्रमलीन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं।
और हमारा फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रगमीन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो हमारा करेक्ट जो हो जाएगा हमारा बी वाला रहेगा। ठीक है, सारा डिटेल्स उसमें बोल ही दिया गया है। 33 देखिएगा, माउंट एटना। माउंट एटना की बात कर ले। देखिए माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, यानी कि वोल्केनो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। मौना लोआ उदाहरण है किसका? देखिए मौना लोआ जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। मौना लोआ देखिए हवाई द्वीप जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 35 देखते हैं हम लोग। 35 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। ओके, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं की बात कर ले, कौन सा कथन नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिया है। तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक्स्थीय लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों के प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे सुंडा खाई में भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा 15 मीटर तक खिंचाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है और परिणामी सुनामी के इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तटों पर घोर विध्वंस इसने किया हुआ है। चलिए इसका डिटेल हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर। ठीक है, चलिए नंबर 36 देखते हैं हम लोग। ओके, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये हमेशा देखिएगा नवीन मोड़दार यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं इसमें पाई जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, देखो अपना एवरेस्ट माउंटेन यानी कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट सागरमाथा चोमांगलुंगा जो कि माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है और सागरमाथा चोमांगलुंगा ये नेपाल में बोला जाता है। 8848.86 मीटर इसकी हाइट है। ये 10 सर्वोत्तम चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, इसलिए अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटी इन्हीं में मिलेगी और अभी भी ये बढ़ रहा है स्टिल, और इसको यंग बोलते हैं माउंटेन, यंग माउंटेन। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, हिमालय मत सोच लीजिएगा। ठीक है, डिटेल इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत माउंटेन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। ध्यान रखिए, अगर हिमालय की बात कर ले तो हिमालय दक्षिण एशिया में भारत से उत्तरी सिरे में स्थित है ये, और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो देखिए इससे हिमालय से बहुत बड़ा है एडीज, 7200 किलोमीटर इसकी प्रॉपर लंबाई है। 38 देखिएगा कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं? कोकोस प्लेट देखिएगा ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट आपको मिलता है। ठीक है, 39 देखते हैं हम लोग। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? देखिए रस्ट बाउल जो है अगर इसकी हम बात कर लें तो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनियास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग ये सारे इसमें शामिल हैं। तो हमारा यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ई है। ठीक है, ओके, तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर देखिएगा, किलिमंजारो है एक। देखिए किलिमंजारो जो है ना एक आग्नेयगिरी यानी वोल्केनो है।
तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, किलिमंजारो तंजानिया में है। इसका पहले का नाम कैसर विल्होम स्पिट्ज कहा जाता था और यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? ये आपके चाइना में मिलेगा, गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो देखिए गोबी मरुस्थल ये चाइना और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। जोहानसबर्ग विख्यात है, किस लिए जोहानसबर्ग फेमस है? तो यहाँ पे देखिए गोल्ड माइंस है, यहाँ पे गोल्ड का खनन होता है, गोल्ड का एक्सट्रैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे फेमस है। जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका ग्रेट प्रांत में पेंसिल्वेनिया राजधानी है, यहीं पर ये हीरा खान है। ठीक है, चलिए नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध की बात कर ले, देखिएगा हंगरी जो है हमारा ये स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, देखिए तो हंगरी स्थलरुद्ध देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से आके मिलता है। 44 देखिएगा, इज़राइल की अभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो ये देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ ये जो है इज़राइल की अभयनिष्ठ सीमाएं आपको मिलेंगी। 44 का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इज़राइल जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से और उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से टच होता है। पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी सीमा मिस्र यानी इजिप्ट से लगी हुई है, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 45 सागर की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? ये देखिएगा पामीर के पठार को जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, पामीर का पठार अपना जो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अपना भारत का मैप जो है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये अपना पामीर का पठार इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर तथा उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हिंद महासागर की द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती यानी पर्ल ऑफ इंडियन ओशन और एशिया का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ एशिया कहा जाता है। 47 देखिएगा, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, तो वो देखिए 2/3 पार्ट जो है पानी से ढका हुआ है, यानी कि केवल 1 पार्ट ही जो है वो लैंड है जिस पे हमारा पूरा दुनिया निवास करता है। ठीक है, चलिए 48 देखिएगा, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव है ये, है ना। तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 49 देखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। वह हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा आर्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, अगर इस कटक की हम बात कर लें, है ना, देखिएगा ये अपना हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, तो उपयुक्त विशेषताओं में से मध्य महासागरीय कटक रिलेटेड है। मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशन रिज ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील से 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। ठीक है, 50 देखिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो देखिएगा फ्लोरिडा की धारा जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट कर हेंट्रॉस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा होता है गल्फ स्ट्रीम, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट से सहारा में प्रवाहित होता है। 51 देखिएगा, ग्रैंड कैनियन क्या है, देखिए ग्रैंड कैनियन एक खड्डा है। ठीक है, ये एक खड्डा है। तो ग्रैंड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी में स्थित एक बहुत बड़ा जॉर्ज है, यानी कि बहुत बड़ा खड्डा है। 52 देखिएगा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है।
ये होता है, देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। तो गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा बनाता है। यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। 53 देखिएगा, फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? देखिए, फिजी द्वीप जो है आपके प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में आपको ये मिलेगा। ठीक है। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगो के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अब देखते हैं हम लोग 54 नंबर, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए, स्वेज नहर की बात कर ले, भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप यानी सिनाई पेनिनसुला में बनाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है ये स्वेज कैनाल। 1869 ईस्वी में इसकी निर्माण हुई थी और इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है। वर्ष 2015 में इसका कुल लंबाई अब 193.30 किलोमीटर कर दिया गया, यानी इसको और एक्सपेंड किया गया है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी और लाल सागर यानी रेड सी को जोड़ने वाला इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोला गया था। इसे दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह यानी स्वेज पोर्ट और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। और इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफ़ी हद तक कम हो गई, क्योंकि इसके बनने से पहले जो है, ध्यान रखिएगा, यूरोप और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा के जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर भी है, ये सबसे ज़्यादा बिजनेस भी करती है, ध्यान रखिएगा। स्वेज कनाल, यहीं पे अभी एक जापान की जो जहाज़ थी वो फंस गई थी। चलिए, एवरग्रीन शायद उसका नाम था जहाज़ का। पनामा नहर जोड़ती है। देखिए, पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अंध सागर को जोड़ती है ना। पनामा कैनाल ये मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू इल्तमस को काट कर बनाई गई है। ठीक है। और प्रमुख जहाजी नहर है ये। अटलांटिक महासागर, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को और पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात 9,500 किलोमीटर यह बढ़ गया है। 56 देखिएगा, मलक्का जल संयोजक के आ जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन महासागर तक। ठीक है। तो देखिएगा, मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से मलेशिया से ये अलग करता है और हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। 57 देखिएगा, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच की बात हो रही है। सुंडा ट्रेंच की अगर हम बात कर लें, है ना, देखिए, सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जावा द्वीप में होता है। जावा और सुमात्रा में होता है, ध्यान रखिएगा। पहले इसे गर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता था। चलो 58, ओजोन परत बनती है। तो ओजोन परत कैसे बनती है? तो ये देखिए, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर की ऊपर वाली वायुमंडल में ये बनती है। ओजोन लेयर, जिसको समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। यूँ तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, लेकिन संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। डॉप्सन इकाई द्वारा इसकी मोटाई मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। और विश्व मौसम संगठन यानी कि WMA ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करी है। ठीक है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि UV रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है और तो स्किन से जुड़ी काफ़ी सारी बीमारियों से बचाती है। 59 देखिएगा, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर की। ठीक है। 60 देखिएगा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। काहिरा मिस्र की
स्थित 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ और 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, चूँकि काहिरा का समय ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटे आगे है, इसलिए इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास बनती है। पूर्वी गोलाकार होने के कारण, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए 1 डिग्री देशांतर का दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 61 देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो ये सबसे बड़ा दिन जो है ये अपना 22 दिसंबर का सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ देखिए विंटर सोलिस्टिस अर्थात 21 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन, ठीक है, 21 से 22 दिसंबर को बोला जाता है। और ग्रीष्म अत्यंत समर सोलिस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन बोला जाता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखिएगा, महाद्वीप कैसे अलग हुए थे। तो महाद्वीप जो है देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स के टूटने से यानी विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेट विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार से ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है। 63 देखिएगा क्या बोल रहा है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया जो है देखिए पर्वत निर्माणकारी बल का ये परिणाम है। पृथ्वी के अंतर्गत बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल यानी कि क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे भाग को अपनाती हैं और धंसे हुए भाग को अभिनीत करती हैं। ठीक है, 64 देखिएगा, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स बोलते हैं इसको। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है और इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 65 देखिएगा, तकलामकान मरुस्थल अवस्थित है। देखिए तकलामकान मरुस्थल की बात कर लें, है ना, ये देखिए चाइना में आपके अवस्थित है, तो हमारा 65 का बी सही हो जाएगा। तकलामकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर संवत्र क्षेत्र यानी चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलून पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर पठार और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। 66 ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की बात कर लें, राइट, देखिएगा ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल अवस्थित है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। लेबनान की नहीं है ना, तो लेबनान जो है डेड सी के साथ इसकी सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए 68 देखते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। इसको देखिएगा पेम्पास कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पेम्पास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील दक्षिण भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदान में प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सिडनी, है ना। तो यहाँ पे बाकी सारे जो है इसकी राजधानी अपने अपने देशों के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है कैनबेरा है और सिडनी एक बंदरगाह नगर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 70 देखिएगा, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में 90 ईस्ट रीज आपको मिलेगा। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। भूमि है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाली कारकों में प्रमुख हैं।
अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो देखिएगा 35 ppt पोल्यूटेड पार्टिकल मैटर यहाँ पे इसको बोलते हैं। हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच जो है 35.14 डिग्री लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाली खाड़ी में यह घटकर 30 डिग्री हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता, मैं डिग्री बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, परसेंट, 30% हो जाता है और 36% अरब सागर में होता है। 73 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो ये देखिए डेड सी में सबसे ज़्यादा औसत लवणता होती है। तो इसमें देखिए लगभग सैलिनिटी की बात कर लें तो दिए गए विकल्पों में मृत सागर यानी डेड सी में सर्वाधिक लवणता 238% पाई जाती है। तुर्की के वान झील में 330% लवणता तथा ग्रेट सॉल्ट यूएसए में 220% लवणता पाई जाती है। ठीक है। 74 दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो देखिए अमेजॉन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी रिवर। ठीक है। 75 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, तो देखिए रॉटरडैम राइन रिवर इससे रिलेटेड हो जाएगा। रॉटरडैम राइन रिवर के किनारे पे स्थित है। पेरिस सीन रिवर के किनारे पे स्थित है। बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे स्थित है और वॉशिंगटन पोटोमैक के किनारे स्थित है। तो ये सारे रिलेटेड हैं। ये देखिए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ती है? देखिए बाब अल मंदेब जल संधि जो है ये इनको आपस में जोड़ती है। ठीक है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, बस्पोस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है और मरक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 77 देखिएगा सुमेलित करना है। ठीक है। तो अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा कहाँ पे ये होता है? नंबर 77 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे। ठीक है। अत्यधिक गर्म आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा, अत्यधिक ठंडा अटाकामा हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में अपने हो जाएंगी और अत्यधिक सूखा चिली हो जाएगा। 78 देखिएगा किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? देखिए चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। 79 विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए अपना हो जाएगा चाइना, सबसे ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन ये करता है ना। वर्ल्ड मिनरल रिपोर्ट 2015 से 19 के अनुसार ये चीन कोयला का उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे है। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया उत्पन्न होती है? कूलगार्डी में तो ये देखिए सोना खनन होता है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कूलगार्डी। सोना स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। चलिए 81 देखिएगा, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो ये 2019 का डाटा के हिसाब से पूछ रहा है, तो हमारा चाइना हो जाएगा। अभी करंट डाटा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए एक तरीके से करंट का क्वेश्चन हो गया। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है प्रोड्यूसर वो अपना भारत है। बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड मिनरल डाटा रिपोर्ट 2025 से 19 के आंकड़े के अनुसार साल 2019 में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा जो है अगर हम बात कर लें उत्पादन करने वाला विश्व के 5 शीर्ष देश इस प्रकार हैं: चाइना, रशिया, भारत, कनाडा और यूएसए। अब यहाँ पे देखिएगा भारत यहाँ पे ऑप्शन में है और यहाँ पे आपका चाइना और रशिया नहीं ऑप्शन में। अगर चाइना रशिया होता तो पहले वो हो जाता, ध्यान रखिएगा। 83 देखिए तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं? तेल के कोष देखिए सबसे ज़्यादा जो हैं तेल के कुएँ बोल लीजिए वेनेजुएला में है। डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भंडार है 48 बिलियन टन। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चा तेल का भंडार एग्जिस्ट करता है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो देखिए बिटुमिनस कोयला जो है कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयला जो है मुख्यतः
कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट अत्यंत उच्चतम या उत्तम कोटि का होता है तथा पीट सबसे निम्न कोटि का होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैल में पाया जाता है। गोंडवाना यागीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 85 नंबर, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ठीक है। 86 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो वो हो जाएगा अपना लंदन। ठीक है, तो लंदन धातु व्यापार का सबसे बड़ा एक तरीके से केंद्र है। रात साफ रात मेघादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। देखिए, क्योंकि वहाँ पे विकिरण के कारण जो है वो ठंडा होता है। ठीक है, साफ रात जब होता है, आसमान साफ होता है तो सारा जो विकिरण है वो निकल जाता है। अब यहाँ डिटेल पढ़ लीजिए। मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण जो विकिरण होता है वो जलवाष्प अवशोषित करता है और फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है, क्योंकि बाहर विकिरण जा नहीं पाता है। इसके अलावा साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण यानी आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। ठीक है। 88 देखिएगा, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून का जो है निवर्तन ये इंगित करता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो देखिएगा, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्या में ये मिलान सही है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दोपहर के बाद गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसून क्षेत्र की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसून हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा या तो नग्न होती है या अनिश्चित होती है। 90 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? देखिए, पंपाज में जो है ये नहीं प्रचलित है। ठीक है। तो देखिएगा, मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्ण जलवायु CWB के क्षेत्र के अनुसार है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये देखिए, कॉन्गो रिवर में जो है ये आपको पाया जाएंगे। ठीक है। पिग्मी ट्राइब ये अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। पिग्मी निवास कहाँ करते हैं? तो ये देखिए, अफ्रीका में निवास करते हैं पिग्मी। एस्कीमो कहाँ निवास करते हैं? देखिए, एस्कीमो जो हैं, अगर इनके हम बात कर लें, ये निवासी हैं कनाडा के। ठीक है ना, एस्कीमोज ये आपके कनाडा के निवासी हैं। चलिए 94 हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है एस्कीमो, और अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करते हैं। एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो देखिए, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। डी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका विकास L.L. ज़मेनहॉफ ने किया था। 95 ये 64वीं यूपीएससी में पूछी गई सवाल है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, अपना चाइना हो जाएगा। ठीक है। 96 देखिएगा,
क्या है? शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? देखिए चाइना में इसका प्रोडक्शन होता है। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊन यानी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। चिरू का निवास मूल चीन स्वैता क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। 97 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान हो जाएगा। ये 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में ईरान सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन करता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। यहाँ किश्तवाड़, जम्मू तथा पामपुर कश्मीर प्रमुख केसर उत्पादक क्षेत्र हैं। केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। 98 देखिएगा, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चाइना हो जाएगा। ठीक है, हार्ड कोल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए 99 देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो देखिए सऊदी अरब जो है ना, ये अपना करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रश्न काल के हिसाब से बोला जा रहा है 2019-20 के डाटा के हिसाब से। 100 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है वो कजाकिस्तान अपना हो जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम करता है। दूसरे और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया हो जाएंगे। 101 टीन कहाँ मिलता है? देखिए टीन की बात अगर हम लोग कर लें, ठीक है, देखिएगा टीन जो है ये प्लेसर निक्षेपों में टीन आपको मिलेगा। ठीक है, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट में प्राप्त होती है। निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। 2020 के इंडियन मिनरल ईयर के बुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश चाइना, इंडोनेशिया और म्यांमार, पेरू हैं। 102 देखते हैं हम लोग, मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, तो मृदा संरक्षण जो है इसका अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। और इसमें पेड़ वेड़ लगा के ये काम हम कर सकते हैं। 103 देखिए, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। ठीक है, 104 देखिएगा, पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर मिलते हैं। तो ये पृथ्वी पे जो अधिकतर डेंस वन है ये विषुवत रेखा के पास में आपको इक्वेटर के पास मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्षा होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वन का व्यापक विस्तार यहाँ पाया जाता है। इसमें अमेजॉन बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में तथा दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप में वर्षा वन प्रमुख से पाया जाता है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये अपना कनाडा हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ पे प्रश्नकाल के दौरान अगर हम बात करने बोला जा रहा है कि लकड़ी की लुगदी के उत्पादन निर्यात में कनाडा अग्रणी स्थान था। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट 2019 के अनुसार यहाँ बोला जा रहा है। 106 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है ना। चलिए, रेल मार्ग और जोड़ने वाला स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको जूम कम करना पड़ेगा। बी में आ जाते हैं हम लोग। बी यहाँ पे हमारा सही कूट बैठा रहा है, बी वाला। तो यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये आपका संबंधित हो जाएगा पेरिस से। ट्रांस एडियन रेल मार्ग ये ब्यूनस आयर्स से हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक हो जाएगा। और ओरिएंटल एक्सप्रेस ये आपका पेरिस से इस्तांबुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 हम लोग देखते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबेरा जो है, कैनबेरा एक पतन नगर नहीं है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है और इसको छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए जितने भी हैं वो सारे पतन नगर हैं। ठीक है, चलिए
108 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सैंटोस को जो है हम लोग कहवा पतन के नाम से जानते हैं, राइट। देखिएगा सैंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन यानी कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? देखिएगा जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से और उपयुक्त सभी। डी हमारा सही हो जाएगा। 110 देखते हैं। 110 में देखिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है और ये CO2 ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये पूरा जो हमारा ये सेट है, ये कंप्लीट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, माफ़ करिएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने यहाँ पे कर लिया पूरा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपनी राय हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करिए और ऐसे वीडियो और ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो हमारा ये श्रृंखला है ये कंटिन्यू रहेगा और आप लोगों का प्यार बेहतरीन हमारे साथ बना रहे। तो पूरा इस बुक को हम लोग कंप्लीट करवाएंगे बिफोर एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।